अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने सुना होगा कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हम कहते हैं भाई ये क्या चीज़ है वहम, जिसका इलाज ही अभी तक डिस्कवरी नहीं हुआ। मतलब और हकीम लुकमान के हवाले से भी ये भी कहा जाता था कि उनके पास क्योंकि हर चीज़ का इलाज होता था। तो एक तरह से भाई ये फ्रेज़ बन गई कि भाई ये वहम जो है ये लाइलाज है, इसके हवाले से कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब ये वहम है क्या, ये किस बला का नाम है? कभी कभी लोगों को ना बहुत ज़्यादा थॉट्स आती हैं, कभी किसी बंदे को लेके, कभी किसी सिचुएशन को लेके कि जी जो ये शख्स है ना ये मेरा खैर ख्वाह नहीं है, इससे मुझे कोई नुकसान हो सकता है। अच्छा ये जो सिचुएशन है अगर मेरे साथ ये होगी ना तो इसका मतलब है किसी ने मेरे पे कुछ कराया हुआ है। वो अगर मेरे इधर जो दर्द उठ रही है ना, मैं बता रही हूँ मुझे लग रहा है मेरे साथ कोई मसला है और ना कोई है मेरे साथ कोई बड़ी ना बड़ी कोई है बीमारी मेरे साथ चल रही है। अक्सर आप डॉक्टर्स के पास जाएं तो वहाँ पर ऑफ कोर्स जनरल केसेस तो होते हैं तकरीबन 60%, लेकिन 40% वो लोग जाते हैं जो कि अक्सर वहम का बहुत ज़्यादा शिकार भी होते हैं। मतलब एक छोटी सी तकलीफ उठी तो लोग क्या करते हैं, और ऑफ कोर्स लोग तो आपके इसी वहम का फ़ायदा उठाते हुए लोग कहते हैं जी आप ये टेस्ट करवा लें। आप फिर वो सारे टेस्ट कराते हैं, टेस्ट आपके सारे क्लियर होते हैं, लेकिन आपका जो वहम होता है ना वो वहीं का वहीं रहता है। आप कहते हैं ये लेबॉर्ट्री ठीक नहीं है, यानी कि आपको मज़ा नहीं आया पैसा खर्च करके। फिर अगली जगह जहाँ पे जाते हैं फिर वो आपकी उसी वहम का फ़ायदा उठाते हैं और आपको फिर कहते हैं हमारी लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराएं जी। आप उनसे भी टेस्ट कराते हैं, फिर वो कहते हैं भाई ये तो आपकी चीज़ पकड़ी नहीं जा रही, और आप कहते हैं हाँ देखा मुझे कोई इतनी सीरियस बीमारी है जो पकड़ी नहीं जा रही है, अब मैं थोड़ा और मतलब अगले लेवल के एडवांस लेवल के टेस्ट करा के देखता हूँ। तो मतलब छोटे छोटे ऐसे वहम होते हैं जो कि बहुत बड़े हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे, और उसके बाद वो आपको इतना बॉदर करने लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा होता है कि आप फिर मैनिफेस्ट भी करने लग जाते हैं। जो सोच रहे हैं ना वो आपके साथ होने भी लग जाता है, यानी कि आप जिसका गुमान कर रहे होते हैं, तभी तो अल्लाह पाक ने अपनी प्यारी किताब में कहा है कि मुझसे अच्छा गुमान करो, लेकिन जब आप ऐसा गुमान करेंगे तो आप उससे मुब्तला भी हो जाएंगे। आज के शो में हम वहम के वाले से बात करेंगे। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं। कौन सा ऐसा वहम है जो अब तक आपके साथ चल रहा है और आपको लगता है कि आपके इस वहम ने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया और आप उसे छुटकारा हासिल करना चाहते हो, तो हो सकता है कि मेरे पैनलिस्ट हैं वो आपकी मदद कर सकें कि आप उस वहम से छुटकारा हासिल करें। तो जनाब आज बात आपके मेरे हम सब के उन गैर ज़रूरी वहम पर है जिसकी वजह से हमारी लिटरली जो थॉट्स पे और ज़िंदगी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब और मुतासर हो रही है। हमारे साथ गज़ल जी मौजूद हैं, हमारे साथ रुबाब मसूद मौजूद हैं, हमारे साथ जनाब डॉक्टर फरहाना साहिबा भी मौजूद हैं, जनरल फिजिशियन हैं, और क्योंकि डॉक्टर्स के पास भी वहम से भरे पड़े लोग बहुत जाते हैं। और साथ में हमें लाहौर से ज्वाइन करी हैं डॉक्टर नबिया अली खान, साइकेट्रिस्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप तमाम तर ख़वातीन को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे आप लोग वैसे बताएं कि आपकी ज़िंदगी में आपका कोई ऐसा वहम जो आपके साथ बहुत अरसे तक चला हो या अभी तक चल रहा हो? बहुत अरसे तक तो नहीं चला, बट ये है कि वहम आते रहते हैं, ये बात तो हकीकत है। इस चीज़ से कोई दो राय नहीं है कि आप कभी किसी फेज़ में आते हैं तो आप कहते हैं ये हमारा वहम है, फिर आप उस चीज़ से निकलते हैं, फिर आप दूसरे फेज़ में आते हैं, फिर आप कहते हैं ये हमारा वहम था, और फिर वो वहम जो है ना कभी हकीकत में जब हो जाता है ना तो वो ज़्यादा आपको एक स्कैरी करता है कि यार ये तो वाकई हो गया और ये हो रहा है, और ये जब सोचते हैं और यही होता है तो वो एक खौफज़दा आपको ना आपकी फीलिंग्स होती हैं। तो वो अप एंड डाउन चल रहा होता है, वो ये एक नहीं होता कि एक वहम चला ही आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो इस तरह तो चीज़ें बहुत सारी हुई हैं और होती रहती हैं। कोई एक ऐसा वाक़या जो शेयर भी करना चाहें? कोई ऐसे तो बहुत सारे ऐसे वाक़ये हैं कि जैसे अगर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे घर में कोई एनर्जी ऐसी आ जाए तो हमें लगता है कि हमारे घर में ना लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं, और वो हम एक दफ़ा नहीं हम कई दफ़ा उस चीज़ को नोट कर चुके हैं कि यार उसके आने से हमारे घर में डिस्टर्बेंस होती है और वो चली आ रही होती है कि आपको फिर पक्का यकीन हो जाता है। और फिर वो खाली आपको नहीं, आपके घर के अफरादों को और को भी अगर फील हो रहा है कि हाँ यही बात हकीकत है, तो दैट मीन्स फिर उसको लगता है कि यार ये सच्चाई है कि उनके आने से तो ये एक नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में
आ रही है। हाँ भाई, अब लोग तो अब एनर्जीज को रीड करने लग गए और एनर्जीज बड़ा मैटर करती हैं। गजल जी, आपके साथ कोई ऐसा वहम जो अब तक चला आ रहा और वो वहम जो आपने देखा कि हाँ वो हकीकत में बदल जाए? अस्सलाम वालेकुम। और मदीना, सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप लोग इतने मज़े मज़े के टॉपिक्स चूज़ करते हैं कि लगता है कि इन डिस्कशन से हम भी सीखते हैं और लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मैं आपके शोज़ बड़े इंजॉय करती हूँ वैसे ही। तो वहम जो है वो देखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कन्वेंशनल विजडम कहलाती हैं। ये वहम में चंद चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो कन्वेंशनल विजडम में भी जाती हैं। फॉर इंस्टेंस, जब हम कहते हैं कि हमें ये कहा जाता था कि मगरिब के वक्त जो है वो नेल्स ना काटें, ठीक है, और झाड़ू ना लगाएं, और जो बहुत तेज धूप हो उसमें आप बाहर ना जाएं, वो जिन चढ़ जाता है, कुछ समथिंग लाइक दैट, इस तरह की बातें। तो या आप रात के वक्त जो है वो दरख्त के नीचे से ना गुजरें, ठीक है, वो आपको जिन चढ़ जाएगा, कुछ ऐसी कुछ बातें। तो इन सब बातों में ना अगर देखा जाए तो साइंटिफिकली लॉजिक तो है ना। जैसे रात के टाइम पे पहले ज़माने में बिजली नहीं हुआ करती थी, अंधेरा होता था, तो लोग जब अपने नेल्स काटते थे तो बहुत मोटे मोटे नोकदार नेल्स होते थे। तो वो सोचते थे कि अगर वो रात के वक्त कटेंगे, नंगे पाँव कोई चलेगा, उनके पाँव में लग सकता है, या आपका जो कैंची से काटी जाते थे नेल्स, पहले तो क्लिपर्स नहीं होते होंगे, तो वो आपको गलत जगह पे भी लग सकते हैं अंधेरे में। तो ये सब चीज़ों के पीछे छोटी छोटी कन्वेंशनल विजडम्स तो हैं ही, लेकिन साथ साथ जो है इसकी साइंटिफिक लॉजिक ये भी है कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। अगर हम जो चीज़ें सोचते जाएंगे वो डिकेड्स के बाद सदियों में तब्दील होती जाएंगी और वो फिर हमारे हर सेल हिस्सा बन जाएंगे, हाँ, थॉट प्रोसेस का हिस्सा बन जाएंगे। हमारा हर सेल जो है वो उसको सही समझने लगेगा, क्योंकि आप देखें इमेजिनेशन जो होती हैं वो हमारे माइंड में मेमोरीज, पिक्चर्स क्रिएट करती हैं, इमेजेस क्रिएट करती हैं, और वो ही रियलिटी है। तो वो हमारा हर सेल जो है वो मैसेज लेके और आगे प्रोसेस कर रहा है। और अगर 30 डेज तक आपने एक ही सोच के साथ 30 दिन गुजारे तो आपकी पूरी बॉडी तो वो ही सोच लेके चल रही है ना। तो इनके पीछे ये चीज़ें तो हैं ही, लेकिन जाहिर है वहम का कोई इलाज नहीं है। अगर वहम किसी को लग गया तो फिर इसका छुटकारा जो है वो डॉक्टर नबिहा ही बताएंगे आपको। डॉक्टर नबिहा, ये वहम का कोई नफ्सियाती इलाज है? मुझे बताएं, आपको अभी तक कुछ मिला है इसका इलाज? देखिए, वहम का इलाज तो किसी के पास भी नहीं है। अगर किसी को वहम पड़ जाए, तरह तरह के ख्यालात जो है वो आना शुरू हो जाएं, तो इससे छुटकारा हासिल करना इतना आसान नहीं होता इंसान के लिए। लेकिन ये ख्यालात का मजमुआ होता है। आप जिस तरह के ख्यालात सोचते हैं वैसे ही आपके जो है वो वहम भी जो है अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, वहम किसी भी आम आदमी को भी हो सकता है, लेकिन इसका बढ़ जाना और इसका गलत तरीके से जो है वो सोच में डेवलप होना, ये नींद की कमी की वजह से भी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप 21 दिन तक नहीं सो पाते सही तरह तो भी आप वहम या तोहमात का शिकार होते हैं। वहम क्या होता है? वहम ये चीज़ है कि जो आपको फिर वहम का बात करी ना, अल्लाह की कसम, मेरे घर वालों ने सुन लिया ना, वो कहते देखा सोती नहीं ना तभी जी वहम आना शुरू हो जाते हैं। और ऑटोमेटिकली ये ख्यालात का, क्योंकि एक मजमुआ होते हैं और तरह तरह के ख्यालात होते हैं, इसमें अचानक आपके वहम तब्दील भी हो जाते हैं। जैसे अभी आपको किसी एक चीज़ का वहम पड़ा है कि शायद ऐसा हो सकता है या ऐसा हो जाएगा, और ऐसा जो है वो हो जाएगा। अब ये हो जाएगा यानी कि अभी आपको इस चीज़ का पता नहीं है कि ये होना है या नहीं होना, लेकिन आपने पहले ही तय कर लिया है कि ये हो जाएगा। ये आपका वहम है, क्योंकि आप जब तक किसी भी चीज़ को अपने साथ होते हुए नहीं देख लेते, आप ये कंसीडर नहीं कर सकते कि ये सही है या गलत है। असल में जो आपके ख्यालात आ रहे होते हैं, ओवर थिंकिंग जो करते हैं लोग, वो भी वहम का शिकार होते हैं बहुत ज़्यादा। उनके भी वहम तरह तरह के होते हैं। उन्हें अपने रिलेशनशिप में बहुत सारे वहम होते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे जो है वो वहम हो शुरू हो जाते हैं कि शायद हो सकता है ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाए। मतलब मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो अक्सर औकात जो है वो रिलेशनशिप के वहम लेकर आते हैं कि हमें ऐसा लगता है, हमें एक डर और एक खौफ सा महसूस होता है, और हमें हर वक्त ये पता चलता है कि ये शख्स जो है वो हमें धोखा देगा, और इसने धोखा देना ही देना है, क्योंकि ये शख्स जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि हमारे साथ चल सके। अब ये आपने एक वहम पाल लिया है कि ये शख्स धोखेबाज है और ये धोखा देगा। अब जैसा आप सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। ये इसलिए क्योंकि आप अपने माइंड को मैसेज, हाँ, माइंड को मैसेज कर रहे होते हैं, आप अपने माइंड को समझा रहे होते हैं कि आप क्या चाहते हैं, और आपका माइंड जो है वो आपको क्या समझा रहा है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आपकी शख्सियत और आपका जहन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे होते हैं। आपकी शख्सियत वो नहीं होती जो आपका जहन सोच रहा होता है, लेकिन आप अपने जहन की सोच को हावी कर लेते हैं अपनी शख्सियत पे, और वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है, और आप फिर इस तरह वहम का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, तोहमात भी इसी का एक हिस्सा है। अक्सर औक़ात हम देखते हैं काली बिल्ली रास्ता काट गई तो जी हमारे लिए बड़ा बुरा हो जाएगा। गाड़ी के पीछे जो है वो बच्ची की जूती लटका ली, कहीं जो है वो काला कपड़ा लटका लिया, छोटे बच्चों को जो है वो हाथ में काली ब्रेसलेट पहना दी। देखिए, एक टाइम
काली चीज़ जो होती है ये अपने अंदर हर रंग को जज्ब करने की सलाहियत रखता है ये रंग, इसीलिए काला रंग जब किसी भी चीज़ पर जो है वो चढ़ेगा तो उस पर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। और नज़र बद के असरात भी जो है वो काले रंग पे बहुत कम होते हैं, या फिर अगर किसी पर शैतानी असरात हों या जादू के असरात हो तो भी काला रंग इसको जो है वो ऑब्जर्व करने की सलाहियत रखता है। या फिर अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी पे बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र बद के असरात होते हैं या वो तोहमात का बहुत ज़्यादा शिकार होता है, तो काला रंग पहनने की वजह से भी उसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। ये रंगों का भी बड़ा इम्तिजाज है आपकी शख्सियत के साथ। हम तो लेकिन नबिया हम तो करते ही यही है, हमें लगे हमारा बच्चा बहुत प्यारा है, मतलब सबके बच्चे प्यारे होते हैं, हम बच्चे को सबसे पहले काला टीका लगाएंगे, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज हो तो हम उसमें हाँ काला रंग तो उसमें ऐड कर ही देते हैं। काला रंग जो है वो डोमिनेट करता है ना, आप कहीं भी किसी भी जगह पे काला डॉट लगाएं तो आपकी अटेंशन सिर्फ उस डॉट पे बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आपका बच्चा गोरा चिट्टा प्यारा है तो आपने कहा काला डॉट लगा दिया तो बच्चे से नजर हट के उस डॉट पे चली जाती है। ये वहम है, ये भी वहम है, इससे नजर नहीं जाती कि आप पीछे लगा देते हैं, ऐसे सामने भी लगा, वो कह रही है भी वहम है क्योंकि ये नजर नहीं जाती इससे, गाल पे बच्चे कितना बड़ा लगा देते हैं मार्क्स। ये काले काले टीकों से अगर नजर जाती होती तो फिर किसी को नजर ही ना लगती, सब काला टीका लगा कर ही फिर रहे होते। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका एक वहम है कि जी काला टीका लगा दिया तो नज़र जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं समझती हूँ कि काला टीका लगा दिया तो और नज़रें जो है वो उस काले टीके पे मरकूज़ हो जाएंगी और पता चलेगा कि ये काला टीका कहीं लगा हुआ है। तो ये ज़रा आप एहतियात करें बच्चों को लगाने में भी। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि जो है वो काले टीके के भी कॉन्सेप्ट हैं, काले धागे के भी कॉन्सेप्ट हैं, काली डोरी का कॉन्सेप्ट है। जब पैदा होते तो दोनों हाथों में काली डोरी। डॉक्टर फरहाना आप मुझे बताएं कि अगर हम मेडिकल साइंस में देखें तो मेडिकल साइंस में वहम की जो है वो क्या डेफिनेशन है, मेडिकल साइंस को इस वहम ने कितना फ़ायदा पहुंचाया ये बताएं कि जो डॉक्टर्स हैं उनके पास जो लोग आते हैं, क्योंकि बहुत सारे तो वहम में मुब्तला होते इसलिए भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो मदिया थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। वाकई बहुत मज़ा आता है आपके शोज़ में, बहुत डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं और ना सिर्फ अपने लिए नॉलेज होती है और एक अच्छा लगता है कि हमारे थ्रू एक डिस्कशन के थ्रू जो बहुत सारे हमारी माशरे में मिथ्स हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती हैं। वहम के बारे में जैसे डॉक्टर साहब भी बता रही थी, हमारा जो इनर ब्रेन है ना उसे बाहर की दुनिया नहीं नज़र आती, उसे कुछ नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। जो हम कहते हैं कि रात को आप सोएं, अंधेरा करें, पूरी कंप्लीट लाइट, तब आपका हार्मोन रिलीज़ होगा, तब ब्रेन को मैसेज मिलेगा, तब वो सोएगा। तो उसको आप जिस किस्म की भी फीलिंग्स डेवलप करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो उस तरह का बन जाता है, वो रिएक्ट करेगा, वो उसी तरह से। जैसे अगर आप 24 घंटे डिप्रेशन में रहेंगे तो आपकी पर्सनालिटी में डिप्रेशन आ जाएगा। जहाँ तक आपका ये वहम का ताल्लुक है, वही वाली बात है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी ट्रेडिशनली चली आ रही हैं, लेकिन अब बच्चे थोड़ा सा लॉजिक मांगते हैं। अब आप कहें कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा, आपके साथ बुरा हुआ, बट वो कभी कोई कोइंसिडेंस हुआ होगा, नंबर ऑफ टाइम्स आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपने याद वो बात रख ली जो हुआ है और उसको रिलेट कर लिया। जो हम ये रिलेशंस बनाते हैं हमारे ब्रेन्स में ना स्केमाज होते हैं, मेमोरी एक पैकेज जो स्टोरेज बनता चला जा रहा, तो वो तब उसी वक्त सामने आती है जब सिचुएशन आती है। तो हम जिस तरह उसको अपना पैकेज देंगे वो उसी तरह से हमारा वो शेल्फ बनता जाएगा और वही पैकेट उस वक्त सामने आ जाएगा जब हम उसको उससे रिलेट कर रहे होंगे। प्लस ये कि जहाँ तक ये ताल्लुक है कि आपकी अगर लॉजिक ढूंढें या लॉजिक ना ढूंढे, तो जो लोग इस वहम का शिकार होते, देखिए ख्याल सबको आते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग उसका हो जाता है कि उसकी क्या वजह है। उसकी वजह ये है कि उसके साथ कोई ना कोई मसला है, वो ओवर थिंकर है, वो अंदर से इनसिक्योर है, उसको कोई हेल्थ इश्यूज हैं जो एड्रेस नहीं हो रहे। ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन इस चीज़ का शिकार होती है क्योंकि हमारी यहाँ पर ख़वातीन की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का रिवाज ही नहीं है। उनके सर में दर्द है तो कोई बात नहीं। ख़वातीन को ज़रा वहम होता है, बंदों को ज़रा वहम होता है। मेजॉरिटी तो ख़वातीन के साथ ये मसला है, और बंदों का है तो वो फिर एक अलग लेवल का है। वो तो देखें मेजॉरिटी जो, अगर हम अपने केसेस देखें ना, तो जो अगर मर्द वहम के साथ आते हैं ना, तो कोई ना कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर और कोई ना कोई सेक्रेटरी प्रॉब्लम निकल रहा होता है। द बैक ऑफ ऑल थिंग्स के क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ज़्यादातर पैरानॉइड होते हैं, शकी होते हैं, तो वो बाइपोलर डिसऑर्डर और सब के वो निकलते हैं। शक और वहम ये एक ही चीज़ में आ जाता है? देखें वहम हर एक को हो सकता है, लेकिन शक इस प्रॉपर कि आप बिल्कुल बिलीव करने लग जाएं और उसके ऊपर रिएक्ट भी करने लग जाएं, तो वो किसी ना किसी डिसऑर्डर से रिलेट कर रहा होता है। और ये वहम को आप मंफी थॉट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ का तो वहम आपको नहीं होगा ना, आपको बुरी चीज़ का ही वहम होगा, तो ये मंफी थॉट्स हैं उनका वहम का नाम भी ले सकते हैं। आपकी नेगेटिविटी आपके अंदर है, और उसके अलावा वही है ना कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में मिली, किसी ने आपको वो कन्फ्रंट नहीं किया कि ऐसा नहीं होता और ऐसे नहीं होता। अब हर दफ़ा जिन चढ़ा रिलेट होता है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हिस्टेरिया है ख़वातीन को, लड़कियों को स्पेशली। आपके पास वहम का, और आप जो डॉक्टर्स के पास बात करें ना, कौन सा एज ग्रुप आता है? 30
5+ खवातीन आती हैं, 16, 17, 18 साल की लड़कियां आती हैं। हमें कुछ है, हमें कुछ है, हमें कुछ है, क्योंकि कोई बिलीव नहीं करता। अगर आपको वहम है किसी बात का और अगर आप बैक ऑफ द एंड किसी डिप्रेशन का शिकार हैं तो इट रियली डिपिक्ट्स एज पेन। उस बंदा या बंदी को पेन हो रहा होता है लेकिन रिपोर्ट सारी क्लियर आती है क्योंकि उसकी कोई पैथोलॉजी नहीं है। अच्छा। वो आपका माइंड है दैट इज रिएक्टिंग एज कि आपको जगह जगह पेन हो रहा है। अब घर वाले भी कह देते हैं, फिर सारे टेस्ट का भी सबूत होता है कि तुम्हें कुछ नहीं है, और मजीद उसके साथ बुरा हो रहा होता है कि उसकी चीज को समझा नहीं जा रहा होता और मजीद पेन में हार्मोन्स का भी ऑफ कोर्स अगर आप लड़की की बात करें तो जो 15-16 साल की उम्र में तब भी हार्मोन्स जो हैं वो तब भी हम देख रहे होते हैं चेंज हो रहे हैं। उसके बाद फिर आगे जाके जब 35 के बाद भी आपकी बॉडी डिफरेंट तरीके से काम करने लग जाती है। हार्मोनल चेंजेस तो हो रहे हैं। हार्मोनल चेंजेस का भी हम उससे रिलेट कर सकते हैं। उससे रिलेट कर सकते हैं। देखें वो तो एक पूरा साइकेट्री आ जाती है ना कि आप बच्चा रिएक्ट कर रहा है, एग्रेसिव हो रहा है और उस एज में खवातीन चिड़चिड़ी हो रही हैं, वो सारी चीजें एक अलग हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल इस वहम की बात करें कि वो बार बार आ रहे हैं कि जी हमारे पेट में दर्द है या हमारे सर में हर वक्त दर्द रहता है, एक तो सर में दर्द है तो ट्यूमर होगा, दिल में दर्द है तो हार्ट अटैक है, पेट में दर्द है तो पथरी है। मुझे सीने में बड़ा दर्द एक दफा हुआ और ये कुछ काफी टाइम के लिए चला। मैं आपकी की बात के ऊपर मुझे ये याद आया कि सीने में सुइयां चुभती थी मुझे और मैं बैठे बैठे बात करते करते फेंट हो जाती थी। मतलब मैं बात कर रही हूँ, मैं नॉर्मल हूँ और मैं फेंट हो गई। और फिर मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, रिपोर्ट्स वही आपकी बात सब नॉर्मल, कुछ भी नहीं, सारे टेस्ट, दिल के टेस्ट, सारे ECG, सब कुछ। ज़बान मेरी सफ़ेद हो जाती थी बिल्कुल और ऐसा लगता था कि मुझे कोई सुई चुभो रहा है और मुझे इतनी तकलीफ होती थी कि मुझे ये पेन से निजात दिला दो कि मेरी कौन सुइयाँ पूरे सीने में मेरे सुई चुभो रहा है। जानने वाले हैं, ऐसा हुआ था। दुनिया का हर प्रॉब्लम है उनको, दुनिया की हर बीमारी। वो कहते हैं अ मैन हु वाज, मैं आऊंगी इस पे, अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल में पड़ा भी ना। छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात करें वहम के हवाले से। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं। अपने जो वहम है जो आपके साथ कोई बड़ा तकलीफ दे हद तक अब आगे चल रहा है, उस हवाले से बता सकते हैं। हो सकता है कि हम उसका कहीं ना कहीं मतलब अगर इलाज ना भी कर सके, क्योंकि कहते हैं ना वहम का कोई इलाज नहीं, तो हम आपसे कोई शायद ऐसी बात कर सकते हैं कि अगर आप थोड़ी सी तब्दीली लेकर आए तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, जैसे गज़ल जी आप कहती ना कि एक शख्स जिसको आप जानती है वो ना अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, के वो किसी की भी कोई बीमारी सुनता तो लगता है कि मुझे बीमारी सुने है। या ना सुने, वो उसको हर बीमारी है। मतलब कि हार्ट का प्रॉब्लम उसको, लेकिन कुछ भी डायग्नोस नहीं हो सका कि उसको कोई प्रॉब्लम है। हम लोग उसको तंग करते हैं, हम कहते हैं कि सिवाय एड्स के ना उसको हर बीमारी, क्योंकि एड्स के साथ स्टिग्मा है ना जुड़ा हुआ, तो वो बताता नहीं कि मुझे एड्स बीमारी हो सकती है, वरना उसको हर किस्म की बीमारी है। अब मैंने ये सोचा है कि उसको क्योंकि मेडिकल फ्री है तो इस वजह से भी वो बहुत आसान है बार बार हॉस्पिटल में जाना करना, तो अगर उनका मेडिकल बंद कर दिया जाए तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही की। बहुत हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई बंदा अपनी शख्स बीमारी के बारे में बता रहा है ना कि आपको पता है कि मैं ऐसे नहीं कि मैं आज एकदम से मेरी रिपोर्ट्स ऐसी आई हूँ, मैं इतनी बीमार निकल आई हूँ। आज से कई साल पहले मेरे साथ ये होता था, तो अब वो अगला बंदा बता रहा है मुझे सीने में दर्द होती थी, कहा मुझे भी होती है, मैं एकदम से डर के ख्वाब से उठ जाती थी, मैं कहा हाँ मैं भी उठती हूँ। अच्छा, अब वो जो बातें बताया, मुझे प्यास लगना खत्म हो जाती थी, पानी पीती थी और प्यास लगती थी, तो मुझे भी होता है। तो कभी कभी वाकई ऐसी चीजें होती है कि ना चाहते हुए भी आप करके देखिए। किसी को आप कहें कि ये पीली पीली लग रही हो, तुम्हें हाथ दो, यार तो बुखार भी लग रहा है तुम्हें, हाँ, वो घर जाके बीमार हो जाएगी। अच्छा, ये मुझे लगता है हर बंदा वैसे कहीं ना कहीं सुनना भी चाहता है। कोई बंदा आपसे कहते ना यार तुम्हारा ब्लड प्रेशर, यार तुम्हारा ब्लड प्रेशर बड़ा बनता, ब्लड प्रेशर तुम कैसे कर रही हो? बस मैं यूज्ड टू होगी मैं। अच्छा, लोगों ने हमारे पास लोग बड़े बड़े फनकार भी हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है? तो ये आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि ये फनकार लोग भी कहीं ना कहीं अंदर से चाह रहे होते हैं कि हमें इंपॉर्टेंस मिले, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें भी लोग कर रहे होते हैं। बट ये ऑफकोर्स एक बड़ी जिसके साथ वहम चल रहा होता है ना, वो बड़ी एक पेनफुल कंडीशन में भी आ जाता है। अच्छा, मुझे नबिहा ये बताएं कि बहुत सारी ख़वातीन को और बहुत सारे लोगों को किसी एक पर्टिकुलर शख्स के हवाले से लेके कोई ना कोई वहम बैठ जाता है। अच्छा, उस वहम की भी एक कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं वो कहूँ कि चलिए मैं अपने शो की मिसाल दूँ कि मुझे पता होता है कि जी फ़लाना फ़लाना अगर शख्स आ रहा है तो उसके साथ ये एनर्जीज होती हैं और उन्हें क्योंकि उनकी आदत होती है कोई ना किसी बात करने की, तो आपको होता है कि वो कोई ना कोई ऐसी बात करेंगी और पूरा दिन हम ख़राब गुजरेगा। और वाकई ऐसे फिर हो भी जाता है। जैसे मैंने शो की मिसाल दी, ऐसे ख़वातीन के साथ भी होता है कि घर में कोई गेस्ट आ रहा है, तो जैसे रबाब ने बात की कि जी घर में फ़लाना अगर गेस्ट आएगा ना तो उसके बाद मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाएगी।
ये तो आपने इससे छुटकारा मुमकिन है, कैसे मदद मिल सकती है? अच्छा, छुटकारा तो मुमकिन है, या आप अपनी सोच को तब्दील कर सकते हैं। असल में ये जो वहम होता है ना, ये आप तख़य्युल में एक शक्ल दे रहे होते हैं चीज़ को, आप सोच रहे होते हैं, आपके ख्याल में चीज़ें होती हैं और वो तख़य्युल में होती हैं। जब उसकी एक शक्ल बन जाती है तो वह वहम की सूरत इख्तियार कर लेती है। अच्छा, ये मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, अंदेशे होते हैं इसमें, हो ना जाए, हो सकता है। अब ये तख़य्युल का वहम भी हो सकता है, यहाँ पेश गोई का वहम भी हो सकता है, एहसास का वहम भी जो है वो इसमें हो सकता है, इंट्यूशंस भी होती हैं। जी बिल्कुल होती हैं। इसमें बीमारी का वहम भी है और बड़ाई का वहम भी है, यानी कि कुछ लोग जो है वो अपनी बड़ाई बयान करने का भी उन्हें बड़ा वहम होता है कि मैं सारी ज़िंदगी सारी दुनिया से जो है वो बड़ा हूँ और मैं सबसे अच्छा हूँ, ये वहम भी होते हैं लोगों को। और इसके अलावा बहुत सारे इस तरह के वहम हैं जो जिसका शिकार जो है वो लोग यहाँ पे हमारे माशरे में है। अच्छा, ये वहम जिसका आप जिक्र कर रही हैं, भैया शुक्र आज आपने क्लियर कर दिया। अब मुझे समझ में आई कि जो लोग अक्सर आके महफिलों में बड़ी छोड़ते हैं और आप उनको अपनी बात बताए कि मैंने ये किया, तो कहते तुमने सीढ़ी चढ़ी थी, हम तो केटू चढ़ गए थे। बिल्कुल, उन लोगों को भी वहम है, मुझे आज पता चला। जी, ये वहम होता है और ये बड़ाई का वहम होता है। कुछ लोगों को ये भी वहम होता है कि जी हम अगर किसी के साथ चल रहे हैं, रिलेशनशिप में मोहब्बत है या आपका जो है मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है, तो ये अगर कभी भी टूट गया तो हम इनके बगैर जो है वो बड़ी आसानी से जी सकते हैं, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। ये भी वहम होता है, क्योंकि अगर भूल जाना फ़कत दुनिया में एक वहम होता है, भूल जाना फ़कत दुनिया में एक वहम होता है, दिलों पर राज करते हैं मोहब्बत जिनसे हो जाए। तो अगर आपको किसी से वाकई सच्ची मोहब्बत हो गई है ना, तो फिर आपका वहम ही है कि आप उसे भूल जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसे भूल सकें। तो जो लोग ये वाला वहम भी पालते हैं वो भी जो है वो भूल जाएं कि ये वहम कामयाब नहीं होता। और अगर आप किसी शख्स के बारे में कोई वहम रखते हैं कि अगर ये शख्स आया तो हो सकता है कि वो पूरे जो सिनेरियो है उसका माहौल तब्दील कर दे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही आके ऐसा करे, ये भी आपका वहम है कि हो सकता है कि वो उस दिन जो है वो किसी और तैयारी से आए, हो सकता है कि वो किसी ऐसी तैयारी से आए कि वो आपके वहम के मुताबिक ना उतर पाए। तो इस तरह से अपने गुमान पे कायम हो जाना और बात का इल्म ना होने से सिर्फ अपनी सोच पे कायम हो जाना जो है वो वहम कहलाता है। यानी आपके ऐसे तख़य्युल में बैठी हुई बातें कि जो आपकी खुद साख्ता क्रिएट की हुई हैं, जो आपके ख़यालात पे मबनी है, इसको आप वहम कहते हैं। आप समझ नहीं पाते कि वहम है क्या। बेसिकली वहम जो है वो डर और खौफ की कैफियत में भी पैदा होता है। वहम जो है वो जुनून की कैफियत भी इख्तियार कर सकता है। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर ये जहनी बीमारी बढ़ जाए तो ये जुनून की कैफियत में भी आ जाती है। आप जुनूनी हो जाते हैं, आपका वहम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप कहते हैं कि नहीं यही है। कोई आपको जितना मर्जी समझा ले लेकिन आपको समझ नहीं आती। जैसे अभी गज़ल कह रही थी कि एक पेशेंट है और उन्हें दुनिया की सारी बीमारियाँ हैं। ये जब आप 60 क्रॉस करते हैं ना या 50 क्रॉस करते हैं तो आपका जहन जो है वो ऐसे अब तख़य्युल में अशकाल बनाता है, चीज़ें बनाता है कि आपको लगता है कि दुनिया के सारे बुरे वाक़यात आपके साथ हो सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि बीमारी का वहम होता है, तो ये पेशेंट ऐसे हैं जिनको बीमारी का वहम है। अभी आपने कहा कि एक शख्स ऐसे हैं कि जो अपने आप को जो है वो बड़ा समझते या समझती हैं, तो ये बड़ाई का वहम हो गया। अब अगर जो है वो एहसास का वहम है, कुछ लोग ये समझते हैं हम दूसरों का बहुत एहसास करते हैं और हमसे ज़्यादा एहसास दुनिया में कोई किसी का नहीं कर सकता, ये भी वहम है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। ये भी वहम है, कोई ऐसा नहीं हो सकता, आपसे अच्छा भी हो सकता है कोई। मुझे तो पता नहीं था अच्छा ये अच्छा कुछ लोगों को ये वहम होता है जिसे कह रहे होते हैं कि जी हमारा खून बड़ा हल्का है, तो इसलिए उनको कहते हैं उनको नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है, ये भी वहम है, लग रहे हों और वो कहीं बच जाते हैं। मतलब किसी दावत में गए, खाना उन्होंने हर किस्म का खा लिया और बहुत ज्यादा खा लिया, घर में पेट खराब हो तो आके उनको फिर वहम होता है हमें तो नजर लगी। अच्छा, मुझे डॉक्टर फरहाना वहम भी आपको क्लियर कर देती हूँ कि जिसका खून पतला होता है ना, लोग कहते हैं कि इसका खून हल्का है इसलिए इस पर नजरें बद ज्यादा असर करती है। देखिए, ये जो शयातीन होते हैं ना, ये आपके खून में रगों के साथ जो है वो सरायत करते हैं। अगर ये खुदा न खास्ता आप पर जो है वो इनका कोई असरात मुरतब हो तो ये खून के साथ जो है वो बहते हैं। जिसका खून जितना गाढ़ा होता है ना, ये उतना ही ज़्यादा जो है वो उसके अंदर सरायत कर सकते हैं। खून का पतला होना यानी उसमें पानी और खून की मिकदार का बराबर हिस्सा जो है वो होना, ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि जिन्नात या कोई बुरी नज़र जो है वो उस शख्स पे नहीं ठहर सकती है। इसलिए खून पतला होने को जो है वो कहते हैं कि इस पे जो है इसका खून पतला है तो पता नहीं ये हो जाता है वो हो जाता है। ये भी वहम और तोहमात में आती हैं बातें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मैंने आपको स्पेसिफिक रीज़न बता दिया कि जहाँ पानी होगा या जिसका जो है वो एयर साइन हवा होगा या पानी होगा, उस पर ये नज़रें बद जो है वो असरात नहीं इसके मुरतब होते। ये चीज़ें भी मैं आपको बता दूं क्योंकि ये थोड़ा सा साइकोलॉजी से हटके है। मैं ये बात साइकोलॉजी से हटके, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि हम जब डिस्कशन करें तो और भी बहुत सारे पहलू सामने आएंगे। मुझे डॉक्टर फरहाना ये बताएं, ये वहम, ये वसवसे, ये OCD, क्या ये एक ही चीज़ है? वैसे मदिया देखें, एक स्टार्ट आपका थॉट प्रोसेस से ही होता है।
जब आपका थॉट प्रोसेस, अब देखा ना वहम की आप चेक करें, मुझे परेशानी इतनी होगी मैं पानी नहीं पीती, मैंने कहा इससे पहले जन्नत हमला करे मैं पानी पी लूं, नींद भी पूरी करनी है। उस पे आपका थॉट प्रोसेस और बेसिकली ब्रेन जो केमिकल्स हैं जैसे डिफरेंट हार्मोन्स डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, ब्रेन का भी एक मैकेनिज्म है। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा साइकोसिस और डिप्रेशन ओसीडी डेवलप होता है तो वो उस केमिकल का बैलेंस भी आउट हो रहा होता है, वो कम रिलीज़ हो रहे होते हैं या ज़्यादा रिलीज़ हो रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होता है, उससे पहले आपकी एक्सेसिव थिंकिंग से बात स्टार्ट होती है। जब हम भी हिस्ट्री ले रहे थे तो एक्सेसिव थिंकिंग पूछते हैं, एक्सेसिव वरिंग पूछते हैं, हर बात की फिक्र है, कल क्या होगा, सुबह क्या होगा, खाना क्या पकेगा। मतलब एक नॉर्मल इंसान काम कर रहा है लेकिन आप कोई 50 दफ़ा उस बात को सोच के कर रहे हैं। तो दिस लीड्स टू के कुछ ना कुछ आगे जाके इस बंदे या बंदी ने कहीं एंड अप होना है किसी ना किसी प्रॉब्लम के साथ। तो हम एज अ फैमिली फिजिशियन हम होल पर्सन देखते हैं, हम बीमारी नहीं देखते। जब हमारे पास कोई आता भी है ना कि दर्द है दर्द है दर्द है, तो हम एड्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि आप सही कह रहे हैं, आपको दर्द है। लेकिन वजह क्या है कि वो दर्द आपका फिजिकल वाला दर्द नहीं है, वो आपको आपके पेन रिसेप्टर्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं सेंसिटिव कि आपको वो पेन की इन्फ्लेमेशन वो सारे प्रेडिक्ट करी। क्योंकि अगर आप कहते हैं ना कि आप नज़र लगी, खाना सबने खाया, मैं क्यों बीमार हुई, तो जब आपकी नेगेटिव थॉट ज़्यादा है तो आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज होती है, आपका डिफेंसिव मैकेनिज्म बॉडी का ख़राब होता है एंड यू आर ऑलरेडी 50% एक्सेप्ट कि मुझे बीमार होना है। जी, इसका मतलब आपकी नेगेटिव, अगर हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं तो आप बहुत सारी और नेगेटिविटी से एक्सपोज्ड हो जाते हैं, तो वो आप पे ज़रा हमला कर सकते हैं। आपकी अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स है ना, देखें एक बिरयानी सब खाएंगे सबको डायरिया नहीं होगा, तो हम कहते हैं डिफेंसिव मैकेनिज्म किसका अच्छा, और उसमें आपका ये जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। कैंसर से सब नहीं निकल कर आते, जो आता है उसके पीछे कोई दवाई नहीं होती, उसकी विल पावर होती है। तो जितना आप अपने आप को कहते हैं मैंने ठीक होना है, मैंने ठीक होना है, तो आपकी बॉडी से अच्छे एंजाइम्स, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम को अच्छी वाइब्स देते हैं कि तुम ठीक हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, बजाय इसके कि नेगेटिव और टॉक्सिन ज्यादा रिलीज हो। कम से कम टॉक्सिन रिलीज होते हैं, अच्छी चीजें रिलीज होती हैं। प्लस ये कि एक हमारे गूगल ने बड़ा वर्क किया हुआ है कि अगर किसी को खांसी है तो वो सारी कैंसर, फेफड़ों का और टीबी और सब कुछ पढ़ के आ जाता है। उसके लिए हमें जो चीज़ें लर्न करवाने से ज़्यादा ना अनलर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बात करें कि लोग सोचते हैं, हमारे यहाँ तो बाहर बैठे बैठे जो पेशेंट होता है वो आपस में बातों के बाद जो है वो जिस मर्ज से आया था वो नहीं होता, उसको वो हो चुका होता है जो पड़ोसी को हुआ, जो पड़ोसी सुना रहा होता है। हर एक को दवाई, मुझे ये हुआ, तो दवाइयाँ खाकर आ जाते हैं लोग, मुझे खांसी थी तो तुम ये खा लो। मतलब इतनी हैवी एंटीबायोटिक्स का कोर्स करके आ जाते हैं कि जी हमारे पड़ोसी को, मतलब आपको तो कुछ और हुआ होगा ना। लेकिन ये यानी कि ये वो जो वहम है ना, ये वही ओवर थिंकिंग है। मतलब आपने अगले कैसे का भी सोच लिया, फिर अगला किसी और उसके लिए जा रहा है। तो कभी कभी मैं वाकई कुछ लोगों को ऐसे देखती हूँ, कहती हूँ भाई इसका इलाज है। इसका इलाज इस तरह से है कि बात वहीं से शुरू होती है जहाँ से खराब हुई थी, थॉट प्रोसेस। हमारे पहले पाकिस्तान में जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का इतना नहीं था, ओसीडीज वगैरह भी ये फिर बाकायदा पैथोलॉजी में आ जाती है। आपका थॉट प्रोसेस होता है ना, ये आपके मतलब आपकी जिंदगी में होने वाले वाकयात पे बेस करता है। हाँ, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस वैसे मतलब हिस्ट्री ये तो सारी बन गई आपकी। हाँ। लेकिन ये कि वही वाली बात है कि लर्न तो आपने कर लिया कि आपने वहम करना है, लेकिन उसको अनलर्न करने के लिए फिर आपको हेल्प की जरूरत है। चलें, ऑनलाइन की बातें करते हैं, साथ में मुझे इनसे वाकयात भी सुने। लेकिन अभी मेरे साथ कॉलर मौजूद है कराची से, याया साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मदिया, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र जी। तमाम मेहमानों को सलाम हो। मदिया, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन जो मेरा कंसर्न है ना आजकल लिहाज से, मैं फिर बात करूंगा शक पे, वहम की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा। शक का तो ऐसा है ना मदिया, आजकल एक तो बात ये कि मैं जो पर्टिकुलरली बात करना चाहता हूँ, देखें लड़कियां जॉब भी कर रही हैं, ऑफिस में भी काम करती हैं, तो जाहिर बात है उनके कुलीग्स भी होते हैं, काम करने वाले होते हैं, कनेक्शन भी होता है, कम्युनिकेशन भी होता है। लेकिन मर्द जो होता है ना वो कहीं ना कहीं शक जरूर करता है। वो चाहे हंस के किसी से बात कर ले या फोन पे किसी से, अगर वो काम की भी बात कर रही है तो वो कुछ ना कुछ शक करेगा। अब मेरा सवाल ये, क्योंकि आजकल जाहिर है आपको इतना ओपन माइंडेड भी होना पड़ता है कि सारी बातें कुलीग से बात करते हैं, लेकिन शक चाहे औरत करे या मर्द करे, लेकिन सही अगर मर्द कर रहा है, जो औरत बेचारी काम कर रही है और किसी भी काम के सिलसिले में बात कर रही है घर में, तो वो उस पर शक करता है। अब मुझे ये सवाल ये करना है कि अगर किसी औरत को ऐसे मर्द से वास्ता पड़ जाए और वो अपनी अज़वाजी जिंदगी भी गुजारना चाहती है उसके साथ, तो उसको कैसे वो टैकल कर सकती है, उसको किस तरह समझा सकती है, वो मुझे बताइए। ये आपसे अच्छा, ये आपने बड़े अच्छे किया कि आपने एक मर्द होते हुए एक औरत की जो प्रॉब्लम है उसके हवाले से सवाल किया। तो थैंक यू सो मच याया साहब। मैं आपसे ना हर एक से जवाब लेना चाहूँगी, आपको क्या लगता है आप, ऑफ कोर्स वी हैव एक्सपीरियंस, और क्योंकि आपकी जो फैशन इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक रहा है, तो वाकई ये जो बाहर लोग बैठे हुए ना उनको नहीं पता होता। जिससे मैं आपको बताती हूँ, एक छोटी सी एग्जाम्पल अपनी देती हूँ। जब मैंने न्यूज़ एंकरिंग से इब्तिदा की थी तो होता ये था कि ऑफ कोर्स एक मेल एंकर बैठा, फीमेल एंकर बैठी हुई, ठीक है। तो
जैसे आप ब्रेक पे जाते थे तो आपके वैसे होता था कि आप इंटरेक्टिव के बात करते हैं, हाँ जी ठीक, उसमें आप बोल कुछ नहीं होते, अच्छा ठीक है हाँ ठीक है से बात करते हैं, लेकिन अगले बंदे को क्यूरियोसिटी बहुत होती थी कि भाई ये क्या बात हुई है ना। तो एक बार ऐसे हमारे घर कोई आया भी, उससे मुझसे पूछा अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप लोग खबरें ख़त्म हो जाती हैं तो उसके बाद आपस में फिर आप क्या बात करते हैं। मैंने कहा क्या मतलब, वो जो आप फौरन दूसरे को मुड़ के देख के क्या बातें शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा उसमें कोई बात नहीं होती, लेकिन हम एक तासुर देने की कोशिश करते हैं कि अच्छा एक आपकी एक इंटरेक्शन हो रही है। तो ये बात मुझे इतनी बॉदर की कि अच्छा भाई लोगों की ये भी सोच होती है। तो ये तो मेरे न्यू एक चीज़ आप सामने देख रहे हैं, तो फैशन या फिर शोबिज़ इंडस्ट्रीज़ में जो खवातीन होती हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम ऐसी हो सकती हैं जो इन्होंने लोगों की चाहे देखी हो। ठीक है, मैं पूछूंगी लेकिन ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा। ब्रेक वहम के वाले से हम बात करें और ब्रेक में ज्वाइन किया है फातिमा खाकमी साहिबा ने भी, जो कि रिलीजियस स्कॉलर है और साथ में हमारी केस स्टडी, उनसे बात भी करेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारे कॉलर ने किया ख़वातीन के बिहाफ पे कि बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत ज़रा शक करने वाले होते हैं, और अगर आपकी शादी किसी ऐसे शख्स से हो जाए, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई शख्स आ जाए, पहले तो बात है बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि जो अगर आप अपनी बहनों से भी हंस के बात करें, घर में कोई भी आदमी है, कोई छोटा कज़न उससे बात करे तो उसके जहन में एक शक रहता है। तो ऐसा अगर कोई बंदा आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो उससे डील कैसे करना चाहिए। तो मैंने कहा मैं ज़रा अपने पैनल से भी ज़रा पूछूं कि हाँ भी इनके पास भी क्या सजेशन हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अगर ऐसा कुछ देखा हो अपने आसपास के लोगों में। अच्छा, मैं तो पहली बात है मैं इस चीज़ से ब्लेस थी जो आज मैं बैठी हूँ, इस वजह से बैठी हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो इतने खुले दिमाग के और इतने चिल हैं, वरना मैं काम ही ना कर रही होती अगर ज़रा से भी उनको शक होता। और मैं 17 साल की उम्र से काम कर रही हूँ और मेरी 18 में शादी हो गई थी। हाँ, मेरी फैमिली की तरफ से मेरी अम्मा सपोर्टिव थी, बट मेरी फैमिली में बड़ा इशू था कि मैं क्यों काम कर रही हूँ और मैं मॉडलिंग में क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मॉडलिंग एक बोल्ड स्टेप, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही बोल्ड स्टेप होता था, अब तो एक आम चीज़ हो गई है। तो बड़े इश्यूज होते थे और लोग भी इर्द गिर्द वाले भी बड़े इश्यूज करते थे, बट मैं इसलिए चिल होती थी कि जो मेरी माँ सपोर्टिव है और मेरे जो हस्बैंड है वो इतना सपोर्टिव है, तो मुझे किसी का फर्क ही नहीं पड़ता था। बट हैं लोग नेगेटिव इतने ज़्यादा कि आपके दिमाग में और आपके हस्बैंड के दिमाग में वो चीज़ डालते हैं। तो मगर अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह कि इस मामले में मुझे ना ही फेस करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। लड़कियों को फिर क्या करना चाहिए, वैसे आपको क्या लगता है कि अगर कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा शख्स है? देखिए, अगर ज़िंदगी में ये तो सबसे बड़ा टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया ना, ये तो मैं तो कहती हूँ उस शख्स के साथ तो रहना ही नहीं चाहिए अगर वो इतना टॉक्सिक है और आप पे इतना शक कर रहा है। देखिए, शक एक बहुत बुरी चीज़ है, ज़िंदगी नहीं गुजर सकती फिर उस शख्स के साथ कि आप उस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं तो उस पर तो रेड फ्लैग है बहुत बड़ा। ये अभी से ना ये लड़कियां वाकई, बल्कि लड़के भी अगर वो पहले से ही कर रहे हो ना, मैं तो कहती हूँ उससे शादी ना करें। अगर वो पहले से ही अगर आप उस में हैं और आपकी शादी होने वाली है और वो बंदा टॉक्सिक है, तो मैं तो कहती हूँ आपको वो रिश्ता आगे कायम ही नहीं करना चाहिए। और उनके अलावा आसपास के लोग भी बड़े टॉक्सिक हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो जाते हैं। जैसे अब किसी के हस्बैंड को अगर प्रॉब्लम नहीं, जी मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं, इनफैक्ट मैंने शादी के बाद गजल सलाम लिखना शुरू किया। मैंने कहा कि शायद हो सकता है उनको अच्छा लगे ना कि मैं उनके साथ अटैच हो रही हूँ। तो उसे देखा तुम्हारा नाम स्क्रोल पे गजल सलाम क्यों चल रहा है गजल से देख से। तो मैंने कहा क्योंकि शादी हो गई है, मैं समझी आप खुश होंगे। कह रहे तुम्हारी पहचान वो है तो उसमें फर्क क्या पड़ता है, तुम्हारा तो काम है, तुम्हारी पहचान है, तो तुम उसको क्यों चेंज कर रही हो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो इस तरह के हैं कि एक अलग इंडिविजुअल को अपने लिहाज से सोचना और फैसले लेने का पूरा हक होता है। लेकिन साथ साथ क्या होता है कि दूसरे लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक दिन मैं किसी के घर गई तो वो साहब ने कहा कि मैं गई उनके घर, तो क्या लगा वो उन दोनों में मेरा कोई प्रोजेक्ट चल रहा था। तो जब कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो लोग ज़्यादा कुछ बातें करें ना, तो कहने लगे कि वो आपके बारे में ना कुछ कहने वाले थे, पता है आपको। मैंने उनको रोक दिया, मैंने कहा देखें ये मेरे रिश्तेदार हैं, कुछ कहने से पहले सोच लीजिएगा। तो देखे मैंने आपको। अच्छा, अगले बंदे ने चाहे वो वैसे करना कि बहुत अच्छा काम करते थे, देखिए हमारे घर के पास रहती उसको रोका कि नहीं देखो आगे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि वो टीवी में आ रही है, कोई ऐसी कोई बात नहीं करना, क्योंकि मेरी वो बहुत गहरी रिश्तेदार हैं। मैंने उसको कहा बाय द वे तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, मैंने कहा इनको कोई प्रॉब्लम हुआ? उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उनके सामने लोग मुझसे ऑटोग्राफ लेते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, सब करते हैं। तुम्हें इतना मसला क्यों हो रहा है? तुम अपनी बीवी की फिक्र करो ना, उसके लिए कुछ कहता है तो करो, मेरे लिए मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। और मैंने कहा वो ना भी हो तो मैं भी काफी हूँ उन लोगों के लिए। तो इस तरह से जो है ना, कभी कभी आपको थोड़ी सी हिम्मत करके उन टॉक्सिक लोगों को भी वहाँ, और औरतें भी होती हैं, मर्द औरतें भी आपको इतना वो करती है जितना शायद मर्द नहीं करते होंगे, जितना औरतें टॉक्सिक हो जाती हैं आपके लिए। मतलब वो मेरे हस्बैंड फैमिली में जाहिर करना चाह रहा था कि देखिए तुम्हारी बीवी के लिए
कोई कुछ कह भी सकता है और कह भी रहे होंगे या क्या। अगले बेचारे ये कहना वो हमारे घर के पास रहती ना, हाँ हमारे घर के पास। और मेरे हस्बैंड ने तो मुझे कहा बेचारे को ज्यादा फालतू टाइम है तो वो फिक्र ना करो इन चीजों की। हमारे लेकिन इन लोगों को थोड़ा थोड़ा ये भी हो सकता है कि वो गुड फेथ में भी कह रहा हूँ, मैं शायद बदगुमान हो रही हूँ उसके लिए, लेकिन ये मुनासिब नहीं होता है। मुझे बताएं तो शट अप कॉल जो देनी है तो क्या खवातीन को भी फिर अपने बंदों को वो कैसे शट अप कॉल दे सकती है, मुझे ये बताएं। क्या देखिए मेरे शौहर के लिए मैंने क्या किया है, वो तो बेचारा वैसे ही मेरे लिए बड़ा वो होता है, तो एक एप्लीकेशन होती है कि वो आपके मोबाइल के साथ अटैच होती है, आप जहाँ भी जाते हैं उसको पता चलता है कि किस जगह किस पॉइंट किस जगह पे बैठी हुई है। एक दिन मैं किसी चैनल पे जा रही थी तो मैं वो कोई चीज भूल गए, तो वापस आधे रास्ते से वो लौटे हम, तो मेरे हस्बैंड ने फोन किया तो उल्टे रास्ते पे जा रही हो, तो मतलब कि वो बेचारा देखता है कि कहीं ये रास्ता ना भूल जाए। मेरा सेंस ऑफ डायरेक्शन जीरो है, मैं कहीं जाती हूँ ना तो वहाँ पे कनाडा में भी हाईवेज पे मैं भूल जाती थी कि किस हाईवे से मुझे एग्जिट करना है, तो वो बेचारा मुझे फौरन फोन करता था, अब जो हाईवे एग्जिट आ रहा है तुम्हें यहाँ से एग्जिट करना है, तो वो उस लिहाज से मेरी हेल्प करता है। लेकिन उसको एक तसल्ली भी होती है कि बीवी कहाँ है, सेफ में है। ऐसे ही है, मेरा भी होता है जब खुद कभी ड्राइव कर रही हूँ, मुझे होता है कि हाँ थोड़ा लेट निकली हूँ तो अपने मियाँ के साथ लाइव लोकेशन शेयर कर देती हूँ। लेकिन ये अब क्योंकि वाकई आपके पास एक ऐप मौजूद है, आप कह रहे हैं अच्छा जी तुम्हारे पास ये ऐप में देखो मेरी लोकेशन मुसलसल आ रही है और बंदे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई हाँ तो ऐसे बंदे से जान ही छुड़ा लें। सच्ची बात तो ये है कि आप ऐसे बंदे से जान छुड़ा लें, अपने आप को इस अजाब में ना डालें। नबीहा आप क्या मशवरा देना चाहेंगी कि अगर ऐसी औरत जो कि बहुत ज़्यादा शक करती है कि मियाँ ने अपनी किसी कुलीग से बात कर ली, अपनी किसी कज़न से बात कर ली, और या फिर मियाँ जो कि वही कि अगर आपकी बीवी ने आपके भाई से ही बात कर ली मुस्कुरा के, तो वहाँ पे उसी को तकलीफ हो जाती है कि तुमने क्यों मुस्कुरा के बात की, ऐसी क्या वजह है, क्या कर सकते हैं, कैसे डील करें? देखिए बेयकीनी की कैफियत जो है वो शक पैदा करती है, जहाँ पर आपको यकीन नहीं होता प्रॉपर तरीके से, आप वहीं पर शक जो है वो करते हैं। पहले तो यकीन करना सीखें एक दूसरे पर, क्योंकि यकीन ट्रस्ट के बगैर जो है वो ज़िंदगी नहीं गुजरती, और मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो सिर्फ ट्रस्ट पे ही कायम होता है। अगर आपको पहले से ही इतना शक है, या मैं इसलिए कहती हूँ कि शादी से पहले 3 महीने लाजमी एक दूसरे को वक्त दें, देखें एक दूसरे के साथ, और रिश्तेदारी करने से पहले जो है वो लोगों को देखें। 3 महीने बहुत कम टाइम है, 6 महीने कम से कम जो है वो देखना चाहिए लोगों को, उसके बाद शादी करने का फ़ैसला जो है वो लेना चाहिए। ये इतना आसान फ़ैसला नहीं होता। देखिए जहनी बीमारियाँ बहुत सारी हैं, हम यहाँ पे फ़िज़िकल हेल्थ टेस्ट के हवाले से तो बात करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ टेस्ट के हवाले से बात नहीं करते। अब किसी को शक की बीमारी है, किसी को एग्रेशन की बीमारी है, कोई बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। जब हम शादी हो जाती है उसके बाद पता चलता है कि शौहर या बीवी जो है वो किस किस्म की दिमागी सिचुएशन से जो है वो लड़ रहा है, या उसमें जो है वो कैद है, क्योंकि ये जहनी बीमारी इंसान को अपने अंदर कैद कर लेती है, और फिर यहाँ से जो है फ़रार इतना आसान नहीं होता जब तक कोई एक्सपर्ट जो है वो, कोई माहिर नफ्सियात जो है वो आपको इसमें से ना निकाल ले। तो ये बेयकीनी की कैफियत से निकलें। शक तो सारी दुनिया करती है, आप यकीन कर लें, मतलब कुछ तो डिफरेंट करें ना। और शौहरों को ख़ास तौर पे चाहिए कि जिनकी बेगमात काम करती हैं, जो बाहर ड्यूटी देती हैं, डॉक्टर्स हैं, या किसी और फर्म में काम करती हैं, तो अगर उनके कोलीग्स की कॉल आती है तो बीवियों को भी चाहिए कि वो अपना जो एक वॉइस रिकॉर्ड होता है या कुछ होता है उसका एक सिस्टम रखें। जिस तरह गज़ल कह रही थी कि उनकी जो भी डायरेक्शंस होती हैं वो कहाँ जा रही हैं, एक ऐप के थ्रू जो है वो उनके हस्बैंड को पता होती है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मियाँ बीवी को एक दूसरे का पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर हैं, क्योंकि देखिए अगर आप बिल्कुल ही एक दूसरे को छोड़ देंगे तो फिर आपके रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा तो नहीं है। इसलिए अगर आप बता रहे हैं, ट्रस्ट लेवल डेवलप करना पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जी कि एक घर का ग्रुप है, उसमें सबको सबकी लोकेशन पता है, लोग कहते हैं कि अच्छा जी देखो ये यहाँ बैठी है फलाना बैठी, अच्छा उसमें यूजुअली बंदे ही हैं जो कि नहीं बताते कि हम कहाँ पे बैठे हुए, और वो नहीं अपने आप को ऐड करना चाह रहे थे, तो वो भी, तो फिर इसीलिए खवातीन ज्यादा शक करती हैं। शक आ रहा है ना आपको, फिर इसीलिए खवातीन शक करती हैं। रीजन है शक करने की ना, जी जी रीजन है, बिल्कुल रीजन है। अच्छा हमारे साथ यहाँ पे केस स्टडी भी यहाँ पे मौजूद है, हुमा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हुमा जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? ठीक है। हुमा आपको किस चीज़ का वहम है? मुझे बचपन से जो है सबसे पहले तो ये है कि थोड़ा सा ये हैंड वॉश करने का बहुत ज़्यादा ही वहम रहता था, और जो है ये मेरी अब तक की आदत है, हालांकि मैं शादीशुदा भी हो गई, जब भी ये आदत नहीं गई। और मेरे वालिद साहब यही कहा करते थे कि तुम अपनी ये आदत छोड़ दो, क्या 15-15 मिनट से 5-5 मिनट के वक्त से क्या क्यों हैंड वॉश करती हो, ये क्या वहम है तुम्हारा, इस वहम से बाहर आओ बेटा, बाहर आओ, वरना जो है यही आदतें छोटी छोटी आगे और भी पुख्ता हो जाएंगी और आपको और ज़्यादा
ज़्यादा वहम होने लगेगा। तो फिर वालिद साहब की बात भी मैंने कोशिश करी कि उनकी बात पे अमल करूं, लेकिन वो अमल नहीं कर सकी और भी बहुत सारे वहम में मुब्तला हो गई। अब आगे मैरिड लाइफ जब शुरू हुई तो फिर ज़ाहिर है हस्बैंड मिले, उनसे भी थोड़ा सा ये होता था, कभी जैसे अंडरस्टैंड बात नहीं कर रहे। अब मुझे ऐसा लगता था ये क्या हो गया, इनको पता नहीं किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया। अब थोड़ा सा उनका मूड कारोबार की वजह से चेंज होता था या किसी की वजह से, तो मैं फ़ौरन से यही कहती थी, मुझे यही वहम होने लगता था दिमाग में कि ना इनको किसी ने कुछ करवा दिया होगा, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, शॉपिंग पे क्यों नहीं ले जा रहे, एकदम से चुप चुप क्यों हो गए। तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में इस तरह से। अच्छा, जो आप बाहर में जाके हाथ धोने जाती तो आपके जहन में क्या आ रहा था कि मैंने हाथ क्यों जाके मुझे ये वहम होता था कि कहीं कोई जर्म्स ना लग गए, कहीं कोई बीमारी मुझे ना हो जाए। मैं बार बार हैंड वॉश करती थी, लेकिन मेरे वालिद साहब मुझे बहुत ज़्यादा समझाते रहे। कोविड में क्या सिचुएशन रही आपकी, ये बताएं मुझे। कोविड में तो और ज़्यादा ही, यानी कि अब मैं कहती थी ये तो मतलब अब पक्की बीमारियां निकल रही हैं, उसमें तो ज़ाहिर है और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती थी, लेकिन उसमें तो कुछ ज़्यादा ही मेरी ये तबीयत बढ़ती गई और अब तक जो है मैं इसमें मुब्तला हूँ। आपको कोविड हुआ वैसे? आपको जी कोविड हुआ आपको? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, ये अब दूसरी बनी है, अल्लाह का शुक्र है। इन्होंने हाथ, इनको हाथ धोने को कोई ना कोई तो दुनिया जान के इन्होंने साबुन खत्म कर दिया हाथ धोने के, लेकिन चलिए नहीं है। हाँ, लेकिन कहीं कहीं ये है कि इसमें आपके ऑब्सेसिव थॉट्स भी हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जब ओवर थिंक कर रहे थे तो वो भी ओसीटी में आ जाता है। मुझे डॉक्टर साहब, अगर हम ऐसा इनका केस हम देख रहे हैं, ऐसे और भी बहुत से लोगों को होता है कि फ़ौरन अनहान चलेगी, किसी को हाथ लगा लिया, लो जी। लोग मैंने देखे लोगों से हाथ मिलाने के बाद ना फ़ौरन उन्हीं के सामने सैनिटाइजर लगा के हाथ को कर रहे होते हैं, अगला बंदे को बुरा भी बड़ा फील हो रहा होता है। तो इससे छुटकारा मुमकिन है? जी बिल्कुल, इससे छुटकारा मुमकिन है। सबसे पहले तो हमें डिग आउट करना है, जैसे उनके बचपन में ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। हमारे पास अभी भी पेरेंट्स, माएँ बड़े फ़ख्र से बताती हैं कि मेरा बच्चा बड़ा साफ़ सुथरा है, हर 2 मिनट के बाद हाथ धोता है, इसे गंदगी पसंद नहीं। अलार्मिंग साइन है। क्यों? कोई चीज़ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रही हो, बच्चे का बिहेवियर, किसी का भी घर में बिहेवियर, बहुत ज़्यादा शाउट करना, बहुत ज़्यादा टेम्पर लूज़ करना, ये कह देना कि जिनका तो टेम्परामेंट ख़ानदानी ऐसे हैं, बच्चा भी एग्रेसिव है, ये सारी चीज़ें अलार्मिंग हैं और इन सबको शुरू ही से केटर कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, उसकी हैबिट्स इतनी डेवलप नहीं हुई। अगर उसी वक्त आप थोड़ी सी बिहेवियरल थेरेपी या उसकी सेशंस वगैरह करवा लेंगे और घर वाले उस तरह से उसको लेके चलेंगे कि उसकी वो चीज़ ना डेवलप हो, तो वो बच्चा आगे जाके, जिसने पूरी एक बीवी भी संभालनी है, बच्चे भी संभालने हैं, वो कितने लोगों की ज़िंदगी सुधर जाएगी अगर आप उसी बच्चे को उस वक्त केटर कर लें। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है जिसमें ऑब्सेशन तो यही है कि जी गंदगी का खौफ है, रिलीजियस खौफ होता है कि जी हम साफ़ नहीं है, पाक नहीं है, या फिर आपको इनको जर्म्स का फियर है कि मेरे जर्म्स लग जाते हैं। तो उसके बाद कंपल्जन होती है कि मैंने धो के रहना है। तो जब हम थेरेपीज़ करवाते हैं, जब इनको सीबीटी की तरफ भेजते हैं, तो वो इनको इसी चीज़ से छुटकारा दिलाते हैं कि वो उनका 5 मिनट या 2 मिनट का टाइम बढ़ाते जाते हैं कि आप 5 मिनट तक आप हाथ नहीं धोएंगे, यानी कि वो उसको एक्सपोज करके फिर उससे हटाते हैं कि आप बर्दाश्त करें कि आपने नहीं धोना, कोई क़यामत नहीं आई अगर आपने हाथ नहीं धोया, आप बीमार नहीं हुए। तो ये थेरेपीज़ लेनी पड़ती है। और अब आप ये देखें कि ग्लोबली हर 8 में से 1 बंदा किसी न किसी मेंटल इलनेस का शिकार है, और हमारी सोसाइटी का स्टिग्मा है कि दिमागी बीमारी है तो हेल्प नहीं लेनी। इवन डॉक्टर्स, अब तो हम खैर हमारा जो अभी फैमिली डॉक्टर्स डे है मई में अभी सेलिब्रेट हो रहा है, हमारा थीम इस वक्त बिल्डिंग मेंटल रिजिलियंस है अगेंस्ट इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। तो हम भी तो उस चीज़ का शिकार हैं कि हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, हमारा सुसाइडल रेट बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि वर्क आवर्स हमारे बहुत ज़्यादा है, पेशेंट्स का प्रेशर हमारे पास बहुत ज़्यादा है। जो शक करते हैं इनसिक्योर होते हैं। अब वो इनसिक्योरिटी किसी भी किस्म की हो सकती है, वो लुक्स को लेकर हो सकती है, वो रिलेशन को लेकर हो सकती है। कोई इंसान अपने में कॉन्फिडेंट नहीं होता कि मैं एक फैमिली चला सकूंगा, मैं बीवी संभाल सकूंगा, मेरी बीवी खूबसूरत है। अब वो जैसी मर्जी उसकी बीवी हो, उसको लगता है मेरी बीवी खूबसूरत है, कोई मुझसे छीन लेगा, तो वो बहुत विजिलेंट हो जाता है हर चीज़ पे शक। कभी ऐसा होता है कि बच्चा ठीक ठाक था, शादी के बाद अजीब अब नॉर्मल बिहेव करने लग गया, बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, उसकी जान नहीं छोड़ता, उसको इनसिक्योरिटी होती है। कुछ लोग, कुछ बच्चे, वो खवातीन को ये भी होता है कि देखा इसने मेरे बेटे को कुछ खिला दिया है, इसने मेरे बेटे को कुछ खिला दी, मेरा बेटा तो पहले जैसा रहा नहीं। तो वही वाली बात है, इसमें लाइफ चेंज हो रही होती है, सबका वो होता है, इसमें सबका पार्ट होता है कि जिस तरह आपके लिए मुश्किल है बच्चे अपना बेटा किसी को देना, इसलिए अगली का भी मुश्किल है नए घर में आके आपके साथ एडजस्ट होना। तो सबको टाइम देना होता है। और इस पे जो लोग ये अक्लमंदी करते हैं, उनकी फैमिली से, चाहे वो जॉइंट हो चाहे वो इंडिपेंडेंट रह रहे, उनकी लाइफ में सुकून है। अब जहाँ तक आदमी सजेस्ट आप करेंगी कि ये अब कितनी देर बाद, इनको तो 100% थेरेपी की जरूरत है, इनको तो जाके पूरा थॉरली चेकअप
और सेशंस लेने होंगे, और माइट भी अगर वो इनके साइकोलॉजिस्ट इनको सजेस्ट करेंगे तो इनको फिर मेडिसिन भी लेनी होगी, और भी इनसे पूरी हिस्ट्री होगी कि इनको और भी क्या सिम्टम्स है डिप्रेशन के या एंजाइटी या पैनिक डिसऑर्डर्स या कोई और फोबियाज हैं। आपको भी पैनिक अटैक आपको होते हैं? घबराहट हो जाती किसी सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा? हाँ, दिल बहुत देर धड़कता है और कहते पता नहीं क्या हो जाएगा, मर जाऊंगी, ये हो जाएगा। हाँ, कभी कभी इस तरह से होता है जब ज़्यादा क्राउड हो, यानी कि ज़्यादा मेहमान वगैरह आ गए घर में, तो उनके सामने थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ, इस तरह से भी घबराहट होती है। कॉन्फिडेंस बोला कॉन्फिडेंस की वजह से है, और ये चीज़ अंदर डेवलप हो रही होती है। अब जो अब दौर है ना, बच्चों को हर चीज़ आप नहीं कह सकते, ये हम नहीं कह सकते बाहर नहीं निकलो जिन चढ़ेगा, हमें बताना है क्यों चढ़ेगा और कैसे चढ़ेगा। तो ये एक तरह से ये अच्छी चीज़ है कि आप उनके लॉजिक जाते हैं हमारे लिए। हाँ, वो आपको उनके साथ लॉजिक्स, हमने भी बचपन में सुना था कि हम खेलेंगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, पढ़ेंगे नहीं तो ये हो जाएगा मगरिब के बाद, लेकिन फिर जब हुआ कि फिर अपने आप को समझाए ना कि मैं 10 दफा काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो मेरा एग्जाम भी तो क्लियर हुआ। वो याद रखो ना, ये थोड़ी कि आज चोट लग गई काली बिल्ली ने, सोचते सुबह क्या हुआ। कभी कभी ये भी सोचो कि हमारे तो माशरे से लोग इतने टॉक्सिक और नेगेटिव हो जाते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारे रास्ता काटने से वो काली बिल्ली फड़क के मर गई हो। अपनी जात को भी तो देखे ना कि खुद आप क्या चीज है ना, तो ये भी मसला है। अच्छा फातिमा जी, मुझे बताइए जो वही वो तवाहुम परस्ती में, क्योंकि माशाल्लाह से हमने अगर पूरे रीजन में देखें तो सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ देसी पाकिस्तानी और जो बरे सगीर में पाकिस्तानी इंडियंस ये दोनों हैं, पूरी दुनिया में आप देखें 13th फ्लोर नहीं आपको मिलेगा, फ्राइडे द 13, उनके यहाँ तो बड़ा ब्लैक फ्राइडे, तो उनके लिए तो ये चीज़ वैसे डे बड़ा कोई खौफनाक किस्म का होता है। मुझे बताएं, हमने बचपन में वाकई बहुत ऐसी चीज़ें सुनी है जो हमें अक्सर डिसिप्लिन करने के लिए भी कही जाती थी कि बेटा खबरदार जूता लेके बेड पे ना चढ़ना, सांप आ जाएगा, चोर आ जाएगा। अच्छा नाखून काटे ना तो नाखून, जो कटे हुए नाखून है ना, वो घर के अंदर डस्टबिन में वो बाहर फेंक कर आओ, घर में चोर आ जाते हैं। फिर जी अगर जामुन खा लिया तो लो जी, जो जामुन की जो गुठली है उसको नीचे बेटा बाहर फेंक कर आओ, क्योंकि जो जिन है ना उनको बहुत पसंद होती है, जिन घरों में खाने के लिए आ जाते हैं। ऐसी हमने बहुत सी चीज़ें बचपन में सुनी हुई और वो कहीं ना कहीं अब हमारे एक थॉट प्रोसेस का हिस्सा बन गए, उन पर यकीन करने लगे हैं। अगर हम दीनी पहलू से देखें तो उसमें क्या वक़्त है इस वहम की और ऐसी बातों की? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखें, ये हम 21वीं सदी से गुज़र रहे हैं इस वक्त, और हमारी जो सोच है और रहन सहन है और हमारा जो तरीक़ेकार है, क्योंकि हम बहुत सैकड़ों साल जो हैं हम अंग्रेज़ों के साथ और हिंदुओं के साथ रह चुके हैं, तो हमारे जो कल्चर में वो चीज़ें आ गई हैं, हमने उस कल्चर से वो चीज़ें अडॉप्ट की हैं। तो हम परस्ती, वहम, ये जो आपने बात की कि नाखून काटा है तो इस तरीके से बाहर रात में झाड़ू नहीं देना, झाड़ू नहीं दें, घर में नहुसत होती है, कौवा आपके घर के ऊपर अगर बोलेगा तो मेहमान आएंगे, या बर्तन टूट जाएगा तो इस तरीके से, ये सब ये जो सारी जो चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया है और आँख का फड़कना है, बहुत सारी यानी कि ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर में इस तरीके से हो गई हैं कि हमारे जैसे जब बच्चा परवान चढ़ता है तो वो हमारे कानों में, वो चीज़ हमारे कानों में भी हम सुनते हुए बड़े हुए हैं। लेकिन जब हम कुरान को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो अल्लाह सुब्हानो तआला का जो अहकाम है, तो अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है कि बहुत ज़्यादा गुमान करने से परहेज़ किया करो। यानी जो बहुत ज़्यादा जो गुमान होते हैं वो गुनाह में शामिल हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि आप जब किसी के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, चाहे किसी भी मामले में, वो चीज़ उसके अंदर नहीं है तो वो फिर गुनाह में आ जाती है। ठीक है ना, ये बातनी बीमारियों की तरफ आपको ले जाती है, बहुत ज़्यादा वहम या खौफ, ऐसे शक भी करने ये शक, यानी देखिए ये वहम, ये जो ये बता रही हैं कि बीमारी है, ठीक है ना, नफ्सियाती बीमारी है, OCD जिसे कहते हैं। तो हमारे अगर कुरान और हदीस की रोशनी में इसको देखा जाए तो इसको कहते हैं वहम, शक व शुबा, खौफ। और किसी भी चीज़ का वहम हो, खौफ हो, शक व शुबा हो, वो आपके अकायद को कमज़ोर कर देता है। यानी आपका जो अल्लाह सुब्हानहू तआला पे यकीन है उसको कमज़ोर कर देता है। इसके लिए मैं एक बहुत खूबसूरत मैं आपको मिसाल दूँ कि मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम जो हैं वो खारजीन से जो हैं वो जंग के लिए जा रहे हैं। तो एक नजूमी है और वो रोकता है उनको और वो कहता है कि आप मत जाइए, क्योंकि अकरब सैयारा जो है वो चाँद के ज़ेर असर है, मतलब चाँद जो है वो अकरब सैयारे के ज़ेर असर है। तो आप रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अब मैं तुम्हारी बात को झूठी साबित करूँगा और मैं जाऊँगा।
क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ये चीज़ें नहीं हैं। और वो जाते हैं उस जंग पे और वो फरमाते हैं कि मैंने पहले से ज़्यादा जो है उसमें कामयाबी हासिल की। तो हमारे आप देख लीजिए जो हमारे जो मॉडल हैं, रोल मॉडल्स हैं, अगर हम उनकी ज़िंदगियों को देखें तो उनके अंदर जज्बा ईमानी ऐसा था। और चाहे वो साहबियात को आप ले लें, चाहे आप जो सहाबा किराम को ले लें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में आप देख लें, आप देखें कि उनके अंदर जज्बा ईमानी ऐसा था कि अगर कोई वहम आता था, शैतानी वसवसे आते थे, तो वो फौरन जो है नमाज से मदद लिया करते थे। ठीक है ना, नमाज से और सब्र से मदद लिया करते थे और बहादुरी के साथ उन हालात को फेस किया करते थे। ये जो डॉक्टर साहिबा बता रही थी, काउंसलिंग क्या होती है कि आप किसी को मोटिवेट करना। हमारे जैसे ये एक अपने चैनल पे, अपने उस पे क्लिनिक पे बैठ के बात कर रही हैं, किसी से काउंसलिंग कर रही हैं, थेरेपी कर रही हैं, और इसी तरीके से रूहानी थेरेपी होती है जो कि हम लोग करते हैं। और हम लोग किसी के जैसे बहुत सारी जो नफ्सियाती बीमारियां हैं उनको हम दुआएं बताते हैं, हम कहते हैं कि अल्लाह का जिक्र करो, विर्द करो, वज़ाइफ करो, ला हौल वला कुव्वत, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। देखिए कुरान जो है शिफा है, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है इसके अंदर हर बीमारी का इलाज है। तो कुरान में जो चीज़ें हैं तो ज़ाहिरी बात है जो आयत मुबारक हैं, सूरह बकरा की आयत अगर आप देखें, मैंने आपको बताया ना जो मेरे साथ हुआ था तो मैं यही करके पढ़ती थी और मंजिल पढ़ती थी और इस तरह पढ़ के अपने पर दम करती। हाँ, ये मैं इनसे दोबारा से, क्योंकि जिन लोगों ने हमें भी ज्वाइन किया ना, हम दोबारा से जरा उस पर आएंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये वहम ऐसी चीज़ है कि एक बार जनाब आपके आ जाए दिमाग में और दिल में आ जाए, ये तो वाकई ऐसी चीज़ है कि दिमाग में भी आ रही है, दिल में भी आ रही है, दोनों जगह एक साथ ही आ गई, निकलती नहीं है। और कहीं कहीं ना बड़ी पेनफुल जो है ना वो सिचुएशन हमारे लिए भी खड़ी कर देती है। अच्छा, कहीं तो ऑफ कोर्स बैकग्राउंड होता है वहम का कि आपको लग रहा होता है कि चल हाँ नज़र लगनी है और नज़र बरहक भी है। तो आप जैसे जो सूरह बकरा की बात कर रही थी, वो कौन सी सिचुएशन थी जिसमें? वो मैं आपको जो बताया था ना कि मैं जो मेरी सुइयाँ लगती थी, मैं बैठे बैठे नॉर्मल लोग बातें कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे कोई सुई चुभ हो रहा है और बहुत सीवियर चुभ हो रहा है कि मुझे वो तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं होती थी, मैं फेंट हो जाती थी, मैं गिर जाती थी। फिर मेरे हस्बैंड उठा के मुझे हॉस्पिटल लेके जाते थे कि क्या सब टेस्ट होते थे, ECG होता, सब कुछ होता था, मगर वो कुछ भी नहीं निकलता था। यहाँ पे रूहानी ला जाता था, वहाँ पे रूहानी हुआ कि फिर मौलवी साहब लगाए, वो सुबह आते थे, सूरह बकरा पढ़ के जाते थे, मैं मंजिल पढ़ती थी, बस उसका दम करना, पढ़ते रहना, उस चीज़ से मैं निकल गई। बट ये है कि ये वो हमने साल भर ये चीज़ रखी पाबंदी से कि ये चीज़ को नहीं छोड़ना, पाबंदी से। और कोई दवाई नहीं खाई, कुछ नहीं खाया, जब कुछ था ही नहीं। हाँ, देखिए ये ना हो ना कि हमारी डिस्कशन से आप लोग कहें कि नहीं जी ऐसी बातें करें कि कभी आपको जरा सी बीमारी हो जाए, पेट में तकलीफ हो जाए तो आपका वहम है, आपको गैस भी हो सकती नहीं, डॉक्टर के पास डॉक्टर के पास भी, हाँ जैसे उन्होंने किया ना, तो मैं वही लोगों से कह रही हूँ कि मतलब आप लोग ये ना समझें कि हम कह रहे जी वहम भी है और कहीं आपकी नजर भी बिल्कुल ऑफ कोर्स बरहक है, नजर भी है। और बहुत से लोग आप पे, हमने खुद इतने यहाँ पे शोज किए और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कि करवाते भी हैं, ऐसे भी बदबख्त लोग हमारे आसपास मौजूद हैं, जादू तो जो हमारी खुशी में खुश नहीं होते और वो चाहते हैं कि अगर वो आगे नहीं बढ़े तो हम भी आगे ना बढ़े। अच्छा, आप भी हम ब्रेक में बात करते, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि वहम की जो आपने भी एक तकलीफ हद तक लंबा गुजारा। उससे पहले तो मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूंगी अपनी जो रूहानी चीज़ों के साथ कि हमें बचपन से सिखाया जाता है ना कि अगर कोई काम नहीं हो रहा, कोई मुश्किल हो रही है तो अल्लाह पे छोड़ दें। जब आपने अपने प्रॉब्लम अल्लाह के हवाले जब किए तो आप खुद भी रिलैक्स हो जाते हैं और अल्लाह ताला बहुत बड़ी ज़ात है जो आपके प्रॉब्लम्स को हल करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी सोच होती है कि अच्छा सोचें, अच्छा होगा। बचपन से जब सुनते हैं इनमें भी लॉजिक है। अच्छा, मेरे साथ ये हुआ कि एक एस्ट्रोलॉजर थे जो कि सबके हाथ देखते थे। अब ज़ाहिर एक होती है, एज होती है, आप बड़ा इंस्पायर होते हैं कि वो अच्छा ये बताया है, आगे क्या होगा, सारी फ्रेंड्स पूछ रही हैं या लोग पूछ रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। तो उसने कहा कि लाए मैं आपका हाथ देखूं, तो मैंने भी अपना हाथ दिखा दिया। उसने जो है वो कुछ बातें ऐसी बताई कि मैं बड़ी हैरान हुई कि अच्छा ये तो अभी तो मैंने मेरी बातें सिर्फ मुझे ही पता है, मतलब कि मैं जा रही थी या कनाडा या व्हाटएवर,
तो मुझे लगा कि हाँ तो काफ़ी सही अच्छी बातें बता रहा है। और दूसरा उसमें ये होता है कि वो फेस रीडिंग भी होती है, ठीक है। और तीसरा ये कि क्योंकि वो मुझे वैसे ही फ्रेंड्स के हवाले से सब हवाले से जानता था, तो उसको मुझे मेरी पर्सनैलिटी का भी पता था। तो कुछ बातें उसने बताई तो वो लगी कि हाँ सही है। और वैसे ही इंसान का नेचर होता है, आपको अच्छी बातें बताता है कोई कहता है तो आपको लगता है कि हाँ हाँ ये बात मेरे में है। देखिए मैं कितनी सबके लिए बहुत अच्छा सोचती हूँ, देखिए मैं सब पे बहुत जल्दी एतमाद कर लेती हूँ। तो ये चंद बातें हर एस्ट्रोलॉजर कहता है। लेकिन उसने मुझे एक बात ऐसी बताई कि आप जा रही हैं कनाडा में, तो आप देखें ये हो सकता है, आप इसका ख्याल रखिएगा, देखिए मुझे ये लग रहा है वो लग रहा है। मदिया, उसने मेरे दिल में एक ऐसा वहम डाल दिया कि लाख कोशिश के बावजूद मैं आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पर्सन, अल्लाह पे मेरा बहुत पक्का ईमान और फेथ है, उसकी वजह से हो सकता है कि मैं उस प्रॉब्लम में इतना ज़्यादा नहीं गई। लेकिन 12 साल मैंने उस वहम को पाला, हुआ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी ज़ात है, अल्लाह ताला की, जो कि आप अगर उस पर भरोसा रखें कुछ नहीं होता, आपकी तकदीरें बदल सकती हैं। बेशक हुआ तो कुछ भी नहीं। लेकिन 12 साल मैंने उस तकलीफ को पाला कि मुझे लगता था हर वक्त कि कहीं ऐसा हो तो नहीं जाएगा, कहीं ऐसा हो तो नहीं जाएगा, कहीं ऐसा हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए उसके बाद मैंने फैसला किया कि बाकी में जो मना करते हैं ना हाथ ना दिखाओ, मैं नहीं दिखाऊंगी कभी भी। हाँ, ये तो सारी बात है तालीमात में ना हमारी, कि आप एक चीज़ अल्लाह पाक ने जो मुकर्रर कर दी चीज़ वो होनी ही होनी है, पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता है। अब एक चीज़ है जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात में हमें शामिल कर दी गई, हम उससे हट के अगर कोई काम करते हैं तो वो ज़ाहिर है फिर उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारी लाइफ पे आते हैं। तो ये 12 साल का जो बता रही हैं वो क्या हुआ है, मैंने कहा ना अकायद की कमज़ोरी, ये जो चीज़ें हैं ना ये अकायद को कमज़ोर करती हैं। और अकायद जब कमज़ोर होते हैं जब हमारा अल्लाह पे यकीन कमज़ोर हो जाता है। कहते हैं ना ये हमारा अल्लाह पे यकीन तो कमजोर नहीं होता, हमारे बंदों पे हमारे बंदों पे यकीन जो है अल्लाह पे, अल्लाह पे जो यकीन हमारा कमजोर होता है ना मदिया, के कहते हैं कि जब अल्लाह पे आपका यकीन होता है ना तो आप जो बड़ी से बड़ी मुश्किल आती है तो यकीन अल्लाह पे यकीन था ना कि जिसकी वजह से वो काम नहीं हुआ। लेकिन एक वहम पल रहा था ना, ज्यादा ओवर पावर कर, एक वहम तो पल रहा था ना अंदर जिसने आपको परेशानी में डाला। ये चीज मना की गई है ना, यानी कि ये हाथ दिखाना। और जाहिर बात है ये क्या होते हैं, मैं इसकी थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये अमलियात के जरिए जन्नात को मखलात को काबू में करके, लेकिन ये इल्म भी तो है, ये इल्म है ना, ये इल्म है। नंबर कोई भी इल्म जो हासिल करते हैं ना, ये आमलीन जो होते हैं, ये आमलीन जो होते हैं, ये जो इल्म हासिल करते हैं, जो हाथ देखते हैं वो आमलीन में तो नहीं आते वैसे, उनके पास होता है ना वो इल्म जो हो जाता है ना वो इसी तरह से आता है कि उनके पास वो चीजें होती हैं, वो पावर्स आ जाती हैं, वो इतना मतलब उसको प्रैक्टिस में आ जाते हैं, बिल्कुल आते हैं। जाहिर बात है कोई गैब का इल्म तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, तो जाहिर सी बात है जो चीजें उनको बताई जो बता रहे हैं अब वो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। ये जैसे इन्होंने कहा ना कि वो चीज नहीं हुई तो जरूरी नहीं है वो सच बोल रहे हो, इसीलिए कहा गया ना कि कंफ्यूज हो जाता है आपका माइंड। आवाजों का तो होता है सच भी बोलते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप इन चीजों से हटके आप सीधे रास्ते की तरफ जाएं ताकि आप इन चीजों से बच जाएं। और ये जाहिर बात है हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, वहम, खौफ, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूं, मुझे एक और भी वहम होता है कि अगर मैं कोई भी काम करने जा रही होती हूँ ना, कोई प्रोजेक्ट कोई भी ऐसी चीज अगर मैं उसको करने से पहले बता दूं तो वो काम नहीं होता, ऐसा तो होता ही है, ठीक है। और वो हमेशा मुझे लगता है कि इतना पुख्ता हो चुका है मेरे अंदर, लेकिन फिर मैंने पढ़ा, मैंने कहा सोचा कि क्यों ऐसा हो रहा है। आयमा कराम ने मना भी क्या है, ये मना भी है, ये जो आपने बात, मुझे लगता है कि जब मैं मतलब काम करने से पहले ही सबको बता देती हूँ तो वो थ्रिल वो चीज तो खत्म हो जाती है ना, नजर भी नजर लग जाती है ना। देखो ये भी है ना कि अगर मैं कोई काम करने जा रही हूँ और मैंने पहले ही बता दिया, आपने वाह वाह कर दिया, वाह वाह गजल आपने तो बड़ा अच्छा कही, क्या किया, मुझे तो जो उसका एंड रिजल्ट है उसकी मुझे मजा तो मिल गया ना, तो फिर वो मेरा खत्म हो जाती है वो थ्राइव काम करने की, तो वो उधर ही रह जाता है काम। तो ये भी एक लॉजिक, काम भी रुक जाता है। मैंने तो ये नोटिस किया काम होता ही नहीं, हर चीज लाइनअप हुई हुई आपकी और आपको पता है कि आपने कल ये काम करना है, परसों कुछ ऐसा हो जाता है कि काम ही नहीं होता, कैंसिल ही हो जाता है खत्म, क्योंकि आपने पहले से जो अल्लाह ताला जिनको नेमतों से नवाजता है तो हासिदीन की जो नजर होती है तो वो हसद किया जाता है। इसीलिए कहा गया कि अपने कामों में राजदारी से काम लो। और मैं इन्फ्लुएंसर्स को देख रही होती हूँ तो मैं इन्फ्लुएंसर्स से कहती हूँ तो हर चीज डाल रहे होते हैं, हर चीज मैं वो ना एक तस्वीर में मियाँ के साथ डाल दूँ तो झगड़ा भी हो जाता है। मियाँ भी बात कर रहे होते हैं, देखो पिक्चर डाल रही हो, सोच है ना कि फड्डा ना करना मेरे साथ। और मैं
ठीक है कि हर एक के साथ नहीं होता, ये स्पेसिफिक पर्सन होते हैं। वही गैब की, वो गैब के अंदर अल्लाह, आप यू नेवर नो अगला बंदा किस चीज से गुजर है, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर्स को देखती हूँ, वो गाने भी मियां के साथ डाल रहे हैं, सब चीज डाल रहे होते हैं, तो लेकिन बाकी ऑफ कोर्स नजर से हमारा इनकार नहीं। अच्छा, हमारे साथ केस, हमारे साथ हुमा भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम। हुमा, आप किस वहम में मुब्तला हैं? मुझे ना नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा वहम है, जैसे, और ये इस तरीके से कि मुझे ना नज़रअंदाज, जैसे मैं, अम्मी नज़रअंदाज कर रही हैं मेरे बहन भाई मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं, और वो इस किस्म का नज़रअंदाज कर रहे हैं कि मुझे ये डर लगता है कि अगर वो लोग मुझे कुछ खाने का भी देंगे तो मुझे मतलब कुछ गंदा दे देंगे, पानी गंदा दे देंगे, तो ग्रांटेड ले रहे हैं। जी, मतलब मुझे बस वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, बाकी सब ठीक है। अम्मी की बाकी बेटियों को अम्मी बहुत तवज्जो दे रही हैं, ज़्यादा प्यार दे रही हैं, भाइयों से ज़्यादा कर रही हैं, उनकी तकरीबात अच्छे तरीके से कर रही हैं, पर मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ है। अच्छा, इसके पीछे कोई ना कोई बच्चों ने कोई ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से आपको लगता है कि अम्मी आपको नज़रअंदाज करती हैं? नहीं, बस मुझे ऐसा, बस शुरू से ऐसा लगता है कि बस वो लोग ना, हम लोग 6 बहन हैं। आप कौन से नंबर पे? मैं सबसे छोटी हूँ। सब तो लाडली होनी चाहिए। सबसे बड़ी का सबसे बड़ी और सबसे छोटी लाडली होती है। सबसे बड़े का तो पर नहीं, मुझे लगता है वो उनकी तकरीबात, उनकी बर्थडे, उनकी चीज़ें, उनके कपड़े ज़्यादा अच्छे से वो, मतलब आपने अम्मी को वैसे कभी कहा कि अम्मी मुझे लगता है आप मुझे सबसे कम इम्पोर्टेंस दे रही हैं? अक्सर तो लड़ाई भी हो जाती है इस बात पे कि मुझे भी तवज्जो दें, मतलब मुझे तवज्जो चाहिए, तो वो कहती हैं तुम्हें ही तो तवज्जो दे रहे हैं, सारी बहनें भी तुम्हें ही तवज्जो दे रही हैं, लेकिन मुझे ये होता है कि अब उनके बच्चे हो गए, बड़ी बहनों के, अब वो मेरी जगह ले चुके हैं। पहले खानदान में सबसे छोटी ये थी, अब वो उनके बच्चे आ गए। हाँ, अच्छा, ऐसा तो वैसे छोटा मोटा तो हो जाता है कि आपके जो फैमिली में कोई एक नया आता है तो सारे उसकी तवज्जो उसके ऊपर चली जाती है, तो ये तो एक नेचुरल है। ये तुम्हारा वहम है, ये वहम है तुम्हारा। अच्छा, हमारे साथ इन्हीं के साथ कॉलर भी ले लेते हैं क्योंकि आगे टाइम भी जरा कम है। सबा है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम सबा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे अपनी अम्मी के बारे में बात करनी है। जी जी बिल्कुल, बताइए। जी, मेरी अम्मी को ओसीडी का मसला है ना। जी जी। जैसे वो वॉशरूम जाती हैं तो 8-9 साल से प्रॉब्लम है उनको ये वॉशरूम जाती हैं तो फिर वो वापस नहीं आती, तो मतलब कहती मैं हाथ धो रही हूँ, फिर एक बार हाथ धोती है, फिर कहती एक बार और धो लेती हूँ, अच्छा मैं भूल गई हाथ धोना, मैं दोबारा हाथ धो लेती हूँ, बार बार फिर वो सोप से हाथ धोती रहती है। पाँव जो है वो अपने डिटर्जेंट धोती है सर्फ से। अच्छा। और फिर मलती रहती है कि नहीं गंदगी लगी हुई है इस पर, साफ कर रही हूँ, धो रही हूँ। फिर वो धोती रहती, 2-3 घंटे लगा देती हूँ उसमें, फिर वो बाहर नहीं आती। फिर हम लोग बोलते हैं, वो चीखती है, अंदर से चिल्लाती है ना, जो हाइपर हो जाती है कि नहीं मैं भी साफ नहीं हुई हूँ, मुझे भी और धोना है। अब अंडर बॉडी पार्ट भी वो साबुन से धोती है ना, तो मना करने के बावजूद भी कि अम्मी कुछ नहीं है आपको, लेकिन वो नहीं मानती अम्मी इस तरह से भी ना। हम बहुत परेशान है, जारी बात है, वो खुद भी परेशान है। बिल्कुल। तो अब हमारे पास कोई सबको दिखाया, साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने एक दवा थी रिलाइन, वो उन्होंने दी खाने के लिए अम्मी को। अम्मी ने वो खाई, थोड़ा फर्क पड़ा अम्मी को, लेकिन फिर अचानक उन पर चढ़ जाता है ना ये चीज कि मुझे धोना है, साबुन से हाथ धोना है, हाथ सफेद हो जाते हैं, पाँव सफेद हो जाते हैं, नाखून सफेद हो जाते हैं उनके ना, बहुत तकलीफ में मतलब। बिल्कुल सबा, और आप कह रही है मतलब फिर वो झुंझुला भी जाती होंगी, फिर आप लोग इससे परेशान हो जाते होंगे। बहुत हाइपर हो जाती है, मतलब ऐसा होता है कि बाहर निकल के ना मारी देंगी थप्पड़ वप्पड़। हाय देखो कितनी परेशान। मैं क्या कहते हैं नबिहा आपसे भी, और क्योंकि मेरे टाइम कम है, मैं आपसे भी और यहाँ पे डॉक्टर फरहाना से भी पूछूंगी कि क्या हो सकता है। तो नबिहा पहले मैं आपसे जवाब ले लेती हूँ इस हवाले से। देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि वहम जो है ना वो जुनून में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर ये वहम जो है वो जुनून में कन्वर्ट हो जाए तो ये एक सवेर जहनी बीमारी की तरफ जो है वो इशारा होता है कि आपका वहम जो है वो जुनून की तरफ कन्वर्ट हो गया है। इसमें इंसान को बहुत शदीद गुस्सा आता है, वो अपने आप को या किसी दूसरे को जो है वो हाइपर सिचुएशन में डील करता है, और ये सिचुएशन अगर बढ़ती जाती है, इसमें देखिए साइकोथेरेपी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, इसमें CBT बहुत ज़रूरी होती है, इसमें आपको जो है वो उस पेशेंट के साथ राब्ते में आना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है, उसको प्रैक्टिस करवानी पड़ती है, उसके बाद जाकर वो इस चीज़ से हटता है। सिर्फ दवाई जो है वो इसका हल नहीं है कि मेडिसिन दे दी जाए और वो बिल्कुल जो है वो बेटर सिचुएशन में आ जाएगा। जुनूनी तौर पर वहम का आपकी ज़िंदगी में ऐड ऑन हो जाना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आपने इसको स्टार्ट में रिकवर नहीं किया। देखिए, एक तो जो है वो सिचुएशन ये है कि हमें वहम मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जिस तरह अभी ये आपके पास जो है वो केस बैठा हुआ है, इनको एहसास का वहम है, तख़य्युल का वहम है कि इनके तख़य्युल में चीज़ें बनती हैं कि मुझे प्रेफरेंस नहीं दी जाती, औरों को प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये चीज़ें जो है वो आप क्रिएट करते हैं, आपकी थॉट से जो है वो ये चीज़ें आपके जहन में
फिक्स हो जाती हैं और फिर उसके बाद इनका सारी ज़िंदगी निकलना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए भी इनको साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, इसके लिए भी इनको एक्सपर्ट की राय की ज़रूरत है। अगर ये सिर्फ मेडिसिन से चीज़ें ठीक नहीं होती। शादी होगी जी बिल्कुल, हाँ, क्योंकि कल की शादी होगी तो वहाँ पे भी इनको ये लग सकता है कि इनके मियाँ जो हैं उनको वैसे इंपॉर्टेंस दे रहे थे। डॉक्टर फरहाना, आप भी मुझे इनका भी बताइएगा, जिनकी कॉल आई थी और साथ में सबा जी के लिए भी और हुमा के लिए भी। अच्छा, एक जब मैंने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात की थी कि जिसकी वजह से आपको शक होने लग जाता है, इनको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग कभी किया होगा और अचानक से वो चीज़ ख़त्म हो गई, तो वो जो एक विड्रॉल सिम्टम होता है ना कि बहुत प्यार किया गया, छोटी थी, बहुत लाड किया, फिर सब अपने अपने कामों में लग गए और तब ये बड़ी हो गई, तब इनको समझ आने लगी कि मुझे वो थ्रेशोल्ड इनका कम बढ़ गया है ना, उतने लेवल पे जितना मर्जी वो घर वाले कर रहे होंगे वो अपनी इंस्टेंस में कर रहे होंगे, लेकिन इनके हिसाब से वो चीज़ कम हो रही है। और ये आगे जाके अपने शौहर के साथ भी इनको बहुत प्रॉब्लम होगी, इनके बच्चों में भी ये चीज़ काफ़ी हद तक आ सकती है, क्योंकि हो सकता है कि एक बच्चे का बहुत ख्याल रखे, एक का ना रख पाए और इनके बच्चों में भी ये चीज़ डेवलप हो जाएगी। कैसे ये ट्रैवल करेगा कि बीइंग अ मदर ये भी कर सकती है कि एक का ज़रा ख्याल कर दी। और वो जिनकी कॉल आई थी इनको भी बता दें क्योंकि टाइम बस खत्म होने वाला है। उनके लिए सिर्फ ये है कि उनकी मदर की पूरी उसकी ज़रूरत है कि उनकी कोमॉप्स क्या है, कब से ये स्टार्ट हुई थी और अब जो वो कर रही हैं वो साइकोसिस है। एक दवाई जो उन्होंने बताई मुझे लग रहा है कि वो एंटी डिप्रेसेंट है। अगर साइकोसिस वाले बाइपोलर वाले होते हैं उनको एंटी डिप्रेसेंट देना खतरनाक हो जाता है। अच्छा, क्योंकि उनके जो वो मूड स्विंग्स होते हैं, जब वो मैनिया में जा रहे होते हैं, उनको खाली एंटी डिप्रेसेंट नहीं दे सकते, उसके साथ उनको मूड स्टेबलाइजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ताकि वो अपने मूड को कंट्रोल कर सकें, और साथ थेरेपी की ज़रूरत है। और इसके साथ अगर उनको शुगर है, अगर उनको थायराइड का इशू है, तो उसमें डिप्रेशन, ये सारे ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ हम ज़रूर रूल आउट करते हैं कि आपको डिप्रेशन तो नहीं हो रहा। सही, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। देखें, मेरा तो इस बात पे ईमान है, कभी कभी जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ ना, मैं अपने आप से कहती हूँ कि तुम कर सकती हो, डू इट। तो आपने ऑफ कोर्स आपने डॉक्टर के पास भी जाना है, तबीब के पास भी जाना है, अपना हर तरीके से रूहानी इलाज भी कराने की कोशिश करनी है, लेकिन उससे पहले आप अपने आप को दिमागी तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग ज़रूर कर लें कि हाँ भाई मैं खुद इस चीज़ से फाइट भी कर सकती हूँ, अपना आप खुद भी एक मवाजना कर सकते हैं, ठीक है ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखे। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।